सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की अमेजिंग वर्सेस बैटल की, तो फिर इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरिस वर्सेस सर्डर की। और इन दोनों का ही हम लोग प्राइम फॉर्म को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और इनका कंपेरिजन अगर हम लोग देखें तो फिर काफ़ी ज़्यादा फेयर भी होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस मूवीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे दिखाया गया है। तो इसीलिए कंपेरिजन होना तो बनता ही है। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी अमेजिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, एंड हम लोग सीधा इनके पोटेंशियल एंड पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एरिस की, तो एरिस हम लोगों को वंडर वुमन मूवी के अंदर सबसे पहले देखने को मिला था, जहाँ पर ये ह्यूमंस को करप्ट करता है और इसी के साथ ही जूस के भी अगेंस्ट चला जाता है, जिसके बाद वो सारे ओल्ड गॉड्स को मार देता है। जूस के साथ भी अच्छी खासी फाइट करके उसको भी मरने के कगार पे ला देता है, जिसके बाद जूस तो मर जाता है। और उस फाइट के बाद एरिस भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है। बट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एरिस ही पूरे वर्ल्ड को अगेन मैनिपुलेट कर रहा था, और उसी के चलते वहाँ पर वॉर्स भी हो रहे थे, जिसके बाद उसकी फाइट वंडर वुमन के साथ होती है एंड वो उस फाइट के अंदर मार जाता है। और उसकी जो सेकंड अपीयरेंस हम लोगों को देखने मिली थी वो थी जस्टिस लीग जैक स्नाइडर मूवी के अंदर, जहाँ पर हम लोगों को एरिस काफी ज्यादा बेडेस एंड पावरफुल देखने को मिला था, जहाँ पर तुम लोग इसका साइज भी देख सकते हो। और यहाँ पर उसने यूक्सस की आर्मी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया था एंड यूक्सस को भी डिफीट कर दिया था। और यही है उसके कुछ एक अपीयरेंस। और अगर हम लोग इनके अंदर इनके फीट्स की बात करते हैं, और अगर हम लोग देखें कि एरिस यहाँ पर किस लेवल का बीइंग हम लोगों को दिखाया गया है, तो फिर एरिस ने यूक्सस को डिफीट कर दिया था। और उसका जो वेपन था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूक्सस को भी वो हार्म कर पाया था, और इसी के साथ उसके वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अब बात निकल के आती है कि उसका वेपन या फिर यूक्सस कितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तो फिर हम लोग इन चीजों को लो बॉल से हाई बॉल की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूक्सस का वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक मैसिव एरिया को एक हिट में डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी टाउन लेवल से तो काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। और इसी के साथ ही हम लोगों ने देखा कि यूक्सस ने आर्टिमस के पावरफुल एरोज को भी इजीली सर्वाइव कर लिया था, एंड जो सेम आर्टिमस के एरोज है वो एक जायंट शिप को भी डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे। यानी कि अगर हम लोग इसको एक्सट्रीम लो बॉल में भी देखते हैं, और इन अपीयरेंस के बेस पे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो एरिस का अटैक एटलीस्ट सिटी लेवल का तो वहाँ पर होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एरिस ने एक हिट में पहले तो इस वेपन को डिस्ट्रॉय किया और इसी के साथ ही यूक्सस को भी इंजर्ड कर दिया। एंड ये दोनों ही काफी ज्यादा हाई लेवल की ड्यूरेबिलिटी में हम लोगों को देखने को मिला। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इसका वेपन किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर चुका है और इसने खुद ने किस लेवल के अटैक खाए हैं। तो फिर उस बेस पे इसका जो ये वाला अटैक है वो बिना किसी कैलकुलेशन के भी सिटी लेवल का तो होना ही चाहिए। बट क्या इससे ऊपर ये वाला अटैक जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसका ये वाला अटैक इससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यूक्सस का जो सेम वेपन है और यूक्सस खुद भी जूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर चुका है। और हम लोगों ने देख रखा है कि जूस की लाइटनिंग ने तीनों मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर रखा है। और मॉडर्न टाइम में सुपरमैन साइबर को अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने के लिए, और उनको न जाने क्या क्या तकलीफें वहाँ पर उठानी पड़ी थी, जबकि जूस ने वहाँ पर खड़े खड़े अपनी लाइटनिंग के एक सिंगल बोल्ट से ये वाली फीट परफॉर्म कर दी, जो कि जूस के लेवल को दिखाता है। बट अगेन यहाँ पर जो फिर भी एक बात आ जाती है कि हम लोग इसको किस लेवल पे बोल सकते हैं। तो अगेन हम लोग इसको एकदम लो बॉल में लेके चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी को भी पता है कि वंडर वुमन मूवी के अंदर हम लोगों को क्लियरली बताया गया है कि जो वीकेस्ट वर्जन ऑफ जूस है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंगल डाइंग ब्रीथ से एक एंटायर आइलैंड को क्रिएट कर दिया, यानी कि इसकी जो सिंगल डाइंग ब्रीथ थी अपनी वीकेस्ट फॉर्म में वो भी एक आइलैंड के लेवल की थी। तो फिर तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि इसका जो एक रेगुलर अटैक होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और खास करके उस एनिमी के सामने जिसके अगेंस्ट वो लड़ने ही आया था। तो फिर उसके ऊपर जो सीधा अटैक करेगा वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यानी कि जो ज्यूस का ये वाला अटैक था ये काफी आसानी से कंट्री लेवल पे भी जाता है। अब देखो मैं कंट्री लेवल पे क्यों बता रहा हूँ, तो फिर इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ज्यूस की एक सिंगल ब्रीथ अपनी वीकेस्ट फॉर्म में एक आइलैंड को क्रिएट कर दी थी। तो फिर उस बेस पे इसका जो ये अटैक है इसको हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी कंट्री लेवल पे बोल सकते हैं। यानी कि जो एरिस की ये वाली स्ट्राइक थी ये इजिली स्मॉल कॉन्टिनेंटल लेवल तक जाती ही जाती है, क्योंकि उसकी जो सिंगल स्ट्राइक थी वो काफी आसानी से उस वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, और साथ ही में यूक्सस को भी इंजर्ड कर दिया था। एंड इन दोनों ने ही ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर लिया था। बट एक और बात जो यहाँ पर निकल के आती है वो ये है कि क्या एरिस की ये वाली स्ट्राइक सिर्फ कंट्री लेवल की है? तो फिर इसका जवाब है नहीं। तो अभी जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जूस की लाइटनिंग ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर दिया था, और सुपरमैन एंड साइबोर्ग को अपनी पूरी जान लगानी पड़ी थी मदर बॉक्सेस को सेपरेट करने के लिए, जिनमें जो DCEU का सुपरमैन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो ब्लैक होल सर्वाइव कर लेने वाले शिप्स को जस्ट कैजुअली डिस्ट्रॉय कर चुका है, जहाँ पर उसने ब्लैक जीरो को जस्ट कैजुअली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि फैंटम जोन तक को सर्वाइव कर लिया था, जो कि एंटायर मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसको जनरल जोड़ ने एक ब्लैक होल भी बोला है। यानी कि ये फीट कितनी ज्यादा ऊपर जा सकते तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक दूसरे वीडियो में तुम लोगों को ये फीट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चिंता मत करो। और यहाँ पर जो ये वाला सुपरमैन है ये है ब्लैक सूट सुपरमैन, जिसने सोलर रेडिएशन को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रखा है।
और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि वहाँ पर साइबोर्ग भी था जिसने फ्लैश की एनर्जी भी यूज की थी। एंड अगर तुम लोगों को ना पता हो तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम लोग इसको इजीली मल्टी सोलार सिस्टम लेवल पे भी बोल सकते हैं कि एक सुई भी लाइट स्पीड के साथ एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है। तो फिर सोचो ये तो फ्लैश था और मैंने एक डिफरेंट वीडियो के अंदर ये सब एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो फिर तुम लोग चाहो तो उसको पहले देख सकते हो जहाँ पर मैंने साइबोर्ग की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया था। यानी कि यहाँ पर एक तरफ से जहाँ पर साइबोर्ग मल्टी सोलार सिस्टम लेवल का फोर्स लगा रहा था, वहीं सुपरमैन को उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा। यानी कि फीट हम लोग काफी आसानी से स्मॉल गैलेक्सी लेवल या फिर गैलेक्सी लेवल पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो गैलेक्सी लेवल तक भी जाती है। यानी कि इससे ये भी प्रूव होता है कि एरिस का ये वाला अटैक गैलेक्सी लेवल का भी हो सकता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। बट ये वाला अटैक इससे भी ऊपर जा सकता है। बट अभी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एरिस का ये वाला हिट लिटरली काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर इसको प्रूव करता है। तो फिर अब देखो मैंने तुम लोगों को इसकी ये वाली स्ट्राइक को डिफरेंट लेवल के ऊपर बता रखा है और उसके लिए मैंने तुम लोगों को डिफरेंट थ्योरीज भी दे दी है, यानी कि तुम लोग डिफरेंट वे में इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिस के डिफरेंट फीट्स के बारे में। तो हम लोगों ने डीसीयू के अंदर देख रखा है कि एरिस ने डिफरेंट गॉड्स को भी मार रखा है एंड डीसीयू के गॉड्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हाई लेवल पे क्रिएशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पोसाइडन का एग्जांपल कई सारी वीडियोज में देखा है कि उसने अपना ये एक स्टील बनाया था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉन्टिनेंट्स को एक ही सिंगल स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मूवी के अंदर इसको इनफिनाइट एनर्जी का सोर्स भी बताया गया है। और इन्हीं ग्रीक गॉड में एक और गॉड आता है जिसको तुम लोग गॉड ऑफ मिस्टिक भी बोल सकते हो, या फिर तुम लोग जो भी बोलना चाहो उसको तुम लोग बोल सकते हो। इसके बारे में हम लोगों को वंडर वुमन 1984 के अंदर जानने को मिला था, जहाँ पर इसने ड्रीम स्टोन को क्रिएट किया था। और अगर तुम लोगों को ना पता हो तो फिर ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर जो फिर तुम लोग इससे विश मांगोगे ये उसको पूरी कर देगा। यानी कि तुम लोग इसको एक टाइप की इटर्निटी बोल सकते हो। और यहाँ पर कोई भी विश के बारे में हम लोगों को बताया गया तो फिर उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्ड गॉड्स की जो क्रिएशन की पावर है वो किस लेवल की होगी। जैसा कि मैंने तुम लोगों को जूस के बारे में बताया कि जूस ही अपनी सिंगल डाइंग ब्रिज से एक एंटायर आइलैंड को क्रिएट कर चुका है। तो फिर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि हर एक ओल्ड गॉड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पर जो अपना आयरिस है उसने सारे ओल्ड गॉड्स को मार रखा है, जिसके बाद उसने जूस को भी ऑलमोस्ट मरने की कगार पे ला दिया था। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना आयरिस है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और उस फाइट के अंदर वो काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। जिसके बाद हम लोगों को वंडर वुमन मूवी के अंदर एक वीक आयरिस देखने को मिला था जो कि अपनी फुल पोटेंशियल को यूज कर रहा था या फिर अपनी फुल पावर्स को यूज कर रहा था। तो इन सभी बातों से हम लोगों को एक और बात तो पता चल जाती है कि आयरिस एक काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर तो है। और अब हम लोग अगर बात करें सर्टर की, तो फिर सर्टर हम लोगों को थोर रैग्नारोक मूवी के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि सर्टर ने ओडिन के प्राइम में ओडिन के साथ फाइट कर रखी है एंड उस फाइट के अंदर वो हार गया था। बट हम लोगों को ये नहीं पता है कि ओडिन अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। बट हम लोगों को कुछ एक क्लिप्स मूवीज के अंदर देखने को मिले जहाँ पर अपने प्राइम के अंदर वो योटनाइम के बंदरों के साथ लड़ चुका है और उस फाइट के अंदर उसको अच्छी खासी टक्कर भी मिली थी। इवन एक आइस से बने हुए वेपन ने उसकी आंख भी फोड़ दी थी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओडिन पावरफुल है बट उतना भी नहीं, तो इसीलिए हम लोग ओडिन को तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जिसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने देखा कि वीकेस्ट वर्जन ऑफ सर्टर भी थोर को थोड़ी बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। जिसके बाद थोर उसको डिफीट कर देता है और उसके बाद हेला वाला कांड होने के बाद वो मूवी के एंड में वापस आता है, जहाँ पर उसके पास पावर थी इटर्नल फ्लेम की और उसका साइज भी अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास का था, जिसने काफी आसानी से इस गार्ड में अच्छी खासी तबाही मचा दी थी और उसका एक ही हिट हेला के साथ साथ पूरे इस गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि उसको काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर शो करता है। बट एक मिनट है, उसका ये वाला अटैक होगा कितना ज्यादा पावरफुल, पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसका एक ही अटैक हेला के साथ साथ पूरे इस गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर अब हेला कितनी ज्यादा पावरफुल है पहले मुझे तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो फिर हेला के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं कि उसने थोर को अच्छी खासी टक्कर दी थी, उसका म्योलिर को तोड़ दिया था और थोर की मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर लिया था। बट अगेन हम लोगों को उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में अच्छा खासा आइडिया कहीं से भी नहीं मिलता है। बट मूवी के बीच बीच में उसको नॉर्मल स्वॉर्ड के थ्रू भी हम लोगों ने इंजर्ड देखा है। बट अगेन अगर कोई लोग इसको एंटीफिट बोलता है तो फिर देखो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं तुम लोगों को हेला की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताऊं तो फिर अगर हम लोग इसको थोर के लेवल पे भी मानते हैं तो फिर थोर आई थिंक एक प्लेनेटरी लेवल का बंदा है जिसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है। और अगर तुम लोग इसकी कैलकुलेशंस देखते हो तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि थोर की ये वाली फीट एटलीस्ट मल्टी कंट्री लेवल के आसपास की, यानी कि हेला भी उस लेवल की ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट होल्ड करती है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको प्लेनेटरी लेवल की कैरेक्टर बोल सकते हैं। और हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हेला ने म्योलिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि उसको एटलीस्ट प्लेनेटरी लेवल से ऊपर भी शो करता है, यानी कि हम लोग उसको मल्टी प्लेनेटरी लेवल की कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और हम लोग एक और बात नहीं बोल सकते हैं कि सर्टर ने एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट एक और बात निकल के आती है कि एसगार्ड वाली फीट कितनी ज्यादा बड़ी है। तो फिर तुम्हें से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि एसगार्ड का साइज ऑलमोस्ट एक स्मॉल कंट्री लेवल का है। फिर तुम लोग उसको कंट्री लेवल पे भी बोल सकते हो, यानी कि एसगार्ड का साइज कंट्री जितना बड़ा है। बट सर्टर ने इसको वन शॉट कर दिया था, यानी कि उसकी जो ये वाली स्ट्राइक है वो एटलीस्ट मल्टी प्लेनेटरी लेवल के ऊपर तुम लोग स्केल कर सकते हो, क्योंकि उसने वहाँ पर हेला को भी इंजर्ड कर दिया था। अब देखो हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि वहाँ पर हेला इंजर्ड हुई थी या फिर उसके स्वॉर्ड के नीचे ही दब के रह गई
थी या फिर और कोई बात हुई होगी, लेकिन हम लोगों ने उसको एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि एसगार्ड ने ब्लैक होल को सर्वाइव कर रखा है, तो फिर ये वाली फीट मल्टी सोलर सिस्टम लेवल की होनी चाहिए। तो भी देखो ऐसा भी नहीं है, एसगार्ड ने कभी भी ब्लैक होल को सर्वाइव किया ही नहीं। सबसे पहले बात आती है कि उसने मिनी ब्लैक होल्स को सर्वाइव किया। तो फिर देखो जो मिनी ब्लैक होल्स थे वो काफी आसानी से एसगार्डियंस को खा जा रहे थे, और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसगार्डियंस को खा जा रहे थे जो कि उसके दायरे में थे, जबकि जो उससे थोड़े बहुत दूर थे उनके ऊपर वो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल पा रहा था। इवन कर्स के ऊपर भी वो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा था। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लिमिटेड है, जिस बेस पे वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकता है। अब वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, बट वो एसगार्ड को तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लिमिटेड है। यानी कि हम लोग उसको कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि एसगार्ड ने ब्लैक होल को सर्वाइव किया है। और उसके बाद निकल के आती है कि थॉर 1 की एंडिंग के अंदर उसने एक ब्लैक होल को सर्वाइव किया है। तो फिर नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम लोग उस ब्लैक होल को देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि वो ब्लैक होल काफी ज्यादा दूर था एसगार्ड से। और इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक और डिफरेंट थ्योरी भी दे सकता हूँ, जो कि तुम लोगों को मैं भी चौंका भी दे, बट मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। हम लोग सिंपली बात करेंगे कि वो एसगार्ड से काफी ज्यादा दूर था, और अगर तुम लोग देखोगे तो फिर वो कुछ एक स्टार्स को भी अपनी ओर खींच रहा था। और अगर तुम लोग उन स्टार्स का साइज देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि वो काफी ज्यादा छोटे दिख रहे थे। इवन अगर तुम लोग अर्थ से भी स्टार्स को देखते हो तो फिर वो तुम लोगों को जिस साइज के देखने को मिलेंगे उसी साइज के वो तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो वो ब्लैक होल था वो काफी दूर था एसगार्ड से। यानी कि अगेन हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एसगार्ड ने ब्लैक होल को सर्वाइव किया है, यानी कि हम लोग उसको कंट्री लेवल पे बोल सकते हैं। और सटर्न ने उसको वन शॉट कर दिया था, जो कि उसकी स्ट्राइक को काफी ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाता है। और जो एला वाला लॉजिक है वो भी हम लोग उसको सही से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एला उसके अटैक से इंजर्ड हुई थी या फिर नहीं। बट अगेन अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि वो उसके अटैक से इंजर्ड हुई थी, तो फिर हम लोग इस फीट को मल्टी प्लैनेटरी लेवल पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर उसने हल्के टाइनी पंचेज को सर्वाइव कर रखा है, और उसी के साथ ही एला की नेक्रो स्वॉर्ड उसके आर पार हो गई थी। उसके पास एक काफी बड़ी स्वॉर्ड भी है, और वो फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो फिर ये तो बात होगी दोनों ही कैरेक्टर्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों की एबिलिटीज की, कि किसके पास ज्यादा पावरफुल एंड ज्यादा एबिलिटीज है। तो फिर यहाँ पर एबिलिटीज का पॉइंट क्लियरली एरिस के नाम ही जाएगा, क्योंकि एरिस के पास लिटरली इतनी ज्यादा एबिलिटीज है जिनको तुम लोग गिनी भी नहीं सकते हो। तुम लोग अगर वंडर वुमन मूवी देखोगे तो फिर तुम लोग को हर एक डिफरेंट मोमेंट पे एरिस के एक न्यू पावर देखने को मिलेगी। एरिस के पास क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की पावर है, वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेपन को क्रिएट कर सकता है। उसके वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ज्यूस की लाइटनिंग तक को टक्कर दे दे। वो पूरी अर्थ पे कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। उसके पास खुद को गायब करने की पावर भी है। वो एक जगह पर रहते हुए लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर है, फ्लाई कर सकता है, एंड और भी न जाने क्या क्या पावर्स हम लोगों को एरिस के पास देखने को मिली है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सटर की, तो फिर सटर के पास कुछ एक लिमिटेड पावर ही हम लोगों को देखने को मिली है, जैसे कि फायर मैनिपुलेशन, एंड उसके पास एक बड़ी स्वॉर्ड है। बस यही पावर्स हम लोगों को उसके पास देखने को मिली है। इस फाइट के अंदर सटर के पास एक एडवांटेज होगा कि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, बट बड़े साइज का मतलब ये नहीं कि वो जीत जाएगा। और यही बात मुझे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लाता है कि इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन। तो फिर देखो अगर हम लोग बात करते हैं फीट्स की, तो फिर एरिस की जो वो सिंगल स्ट्राइक थी उसको मैंने तुम लोगों को डिफरेंट लेवल के ऊपर बता दिया है। तो फिर उस बेस पे अगर हम लोग देखें तो फिर एरिस की जो सिंगल स्ट्राइक थी वो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा बड़ी फीट थी, जो कि उसको सटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना देती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी एरिस के पास एक अपर हैंड होगा, क्योंकि उसने ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर रखा है। वहीं जो सटर है उसकी बॉडी फायर से बनी हुई है, जिस कारण उसकी बॉडी के आर पार है एला के नेक्रो स्वॉर्ड भी हो गए थे, और उसके जो नेक्रो स्वॉर्ड है उनको तो बुलेट्स भी टक्कर दे रही थी। और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग उसके प्लेनेटरी लेवल का बंदा बोल सकते हो, बट उससे ऊपर नहीं। वहीं अपने एरिस ने ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर रखा है, कि एटलीस्ट उसको सटर से तो ज्यादा ही ड्यूरेबल कैरेक्टर प्रूव करती है। आगे अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड एजिलिटी, तो सटर एक जायंट कैरेक्टर है जिसकी स्पीड एंड एजिलिटी हम लोगों को उस लेवल पे नहीं देखने को मिली है। वहीं पे एरिस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी वंडर वुमन को टक्कर दे रहा था, और इसी के साथ ही प्राइम फॉर्म में वो यूक्सस के इक्वल था, जो कि उसको सटर से ज्यादा एजाइल कैरेक्टर बनाती है और उसके रिफ्लेक्सेस को भी ज्यादा बेटर प्रूव करती है। और यहाँ पर स्पीड का पॉइंट भी एरिस के पास जाने वाला है, क्योंकि उसके पास ट्रेवलिंग के मामले में टेलीपोर्टेशन की पावर है, प्लस ये कैरेक्टर फ्लाई भी कर सकता है। और यहाँ पर ज्यादा पावरफुल भी एरिस है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ग्रेटर एबिलिटीज है, और उनका लेवल भी काफी ज्यादा ओपी है। उसके वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ज्यूस की लाइटनिंग को टक्कर दे दे। तो फिर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो सटर के पास एक बड़ी सी स्वॉर्ड है जो कि कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट कभी भी एरिस को टक्कर नहीं दे सकती है। आगे एक्सपीरियंस नॉलेज का पॉइंट भी यहाँ पर एरिस के नाम जाएगा, क्योंकि एरिस काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को देखने को मिला है। तो फिर इस फाइट के अंदर जीतेगा उन। तो फिर देखो मेरा मानना ये है कि इस फाइट के अंदर एरिस काफी आसानी से सटर को डिफीट कर देगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा ग्रेटर एबिलिटीज भी है। वो खुद के चारों ओर एक पावरफुल शील्ड भी क्रिएट कर सकता है, और मैटर मैनिपुलेशन के चलते वो काफी आसानी से सटर को दूर से भी इंजर्ड कर सकता है। और हम लोगों ने देखा कि एरिस भी फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिस कारण उसके पास भी एक अपर हैंड होने वाला है इस फाइट के अंदर। और फिजिकल पावर्स के मामले तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है सटर के साथ। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि वो सटर के क्राउन को उसके सर से अलग करके वो काफी आसानी से उसको डिफीट कर सकता है। प्लस से यहाँ पर एरिस ओल्ड गॉड्स की पावर्स को भी समन कर सकता है, जो कि उसको एक और अपर हैंड देता है। तो फिर इसीलिए इस फाइट के अंदर मेरे हिसाब से एरिस काफी आसानी से सटर को डिफीट कर देगा। और अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट्स के बता सकते हो। और अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और आज की अमेजिंग वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।